अमृतपाल सिंह, व्यक्ति जिसने हजारों की भीड़ के साथ पंजाब के पूरे पुलिस प्रशासन को धत्ता बता दिया। पूरे राष्ट्र को खुलेआम चुनौती दी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किसी को नहीं छोड़ा। No peace can be established without weapons. आज कहां है किसी को नहीं पता। Khalistani Amritpal is a fugitive on the run. पुलिस के अनुसार अमृतपाल सिंह भाग चुका है, परंतु पर्दे के पीछे कुछ और ही हुआ लग रहा है। कुछ समय पहले तक विदेश में कटे बालों के साथ सेल्फी लेता ये लड़का कैसे खालिस्तान का चेहरा बन गया, कैसे इसने भी वही किया या इसे करवाया गया जो भिंडरान वाले के समय हुआ था, कैसे भिंडरान वाले आज भी जीवित है। सबसे बड़ा प्रश्न, भारत से बाहर ऐसा क्या हुआ कि इतने लोग खालिस्तान का समर्थन करने लगे? कौन है ये लोग? जानने के लिए चैनल को इसी क्षण सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। कौन था ये अमृतपाल? तो जी इसी साल फरवरी में अजनाला में एक पुलिस स्टेशन पर हजारों की भीड़ के साथ आक्रमण करके ये बंदा लाइमलाइट में आया था। इससे पहले इसका नाम लेवा भी कोई नहीं था। एक साल पहले तक ये बंदा दुबई में ट्रक चलाया करता था, कटे हुए बालों के साथ। जीवन ठीक ठाक ही चल रहा था, फिर खालिस्तान की भसड़ में कैसे घुस गया? तो जी दीप सिद्धू याद है? इस बंदे ने क्लब हाउस नाम की ऐप पर एक ऑडियो रूम बनाया था। अमृतपाल इस ऑडियो रूम से जुड़ गया, आरंभ में केवल एक लिसनर के तौर पर जल्दी ही इसे स्पीकर बना दिया गया उस ग्रुप पर, और इसने ग्रुप पर सेपरेटिज्म की बातें करनी चालू कर दी। तो ऐसे में दीप सिद्धू ने इसे ब्लॉक कर दिया। पर यह बंदा नजरों में आ गया था। किसकी नजरों में? ये जानने के लिए नई सूचनाएं सुनिए पहले। भारत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार इस बंदे के गुरुपंतवंत पन्नू की ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस के साथ लिंक्स थे, और इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जॉर्जिया में ट्रेन किया है, और उसके बाद ही ये भारत आया। दुबई में ISI इसके संपर्क में आई और इसे पैसा ऑफर किया। नई रिपोर्ट्स के अनुसार ये बंदा ISI के साथ ड्रग्स फैलाने का काम कर रहा था पर्दे के पीछे, और पर्दे के सामने ये युवाओं का ड्रग एडिक्शन छुड़वाने जैसे क्लेम कर रहा था। पर भारतीय एजेंसीज की माने तो इन्हीं युवाओं को भारत के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने के लिए ये बंदा भड़का भी रहा था। ऐसे लोगों की एक प्राइवेट मिलिशिया बनाना, ड्रग रिहैब सेंटर में हथियार इकट्ठे करना और मानव बम तक के निर्माण इस व्यक्ति के द्वारा होने आरंभ हो चुके थे। जिस कार को छोड़कर यह भागा बताया गया, उसमें कारतूस, राइफल्स और भिंडरान वाले के फोटो मिले हैं। मैं हुणे बाहर देख दना अद्धे घंटे या घंटे दे विच पर्चा ना कैंसिल होया, जो कुछ होगा ओदा जिम्मेवार प्रशासन। क्या था इस बंदे में जो इसे इस काम के लिए चुन लिया गया? अमृतपाल एक खालिस्तान समर्थक था। ये उसका केवल एक गुण था ISI की दृष्टि में, और ये गुण तो सैकड़ों में है। फिर अमृतपाल क्यों? उत्तर के लिए कुछ रिजेंबलेंस देखने का प्रयास करते हैं। NDTV की इस रिपोर्ट के अनुसार अमृतपाल अपने एक हाथ में तीर रखकर चलने लगा था, अंगरक्षकों के झुंड के साथ, जैसे भिंडरान वाले चला करता था और जैसे भिंडरान वाले के हाथ में तीर देखा जाता था। अमृतपाल को कदाचित इस कार्य के लिए चुना गया क्योंकि उसकी हाइट, फेस कट, बोलने का तरीका भिंडरान वाले की तरह रहा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अमृतपाल के अंतिम इंटरव्यू में वो स्वयं कह रहा है। I would say when I came here, I didn't adopt a walking style. I was like that. So you would call me like I increased my height intentionally. I can't do that. Nobody can do that. My body structure is same for years, and my walking style was very same. I would say by saying these things like I'm trying to do copy. It's not about that. It's all about the perception of people. अमृतपाल अजनाला की एक घटना के पश्चात खबरों में आया। एक भीड़ जिसके पास वेपन्स थे पुलिस स्टेशन पर अटैक करती है और अपने बंदे को निकाल कर ले जाती है। क्या कभी मिलती जुलती घटनाएं हुई थी? तो ये पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या हुई थी पंजाब में, भिंडरान वाले के लोगों ने की थी। पुलिस भिंडरान वाले को पकड़ने आई थी जो मेहता चौक गुरुद्वारे में रहता था। पुलिस ने गुरुद्वारे को घेर लिया। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भिंडरान वाले से नेगोशिएट करने गए थे। उसकी सारी बातें मान ली गई थी। सरेंडर के समय भिंडरान वाले एक बड़ी भीड़ के साथ बाहर आया, भीड़ के समक्ष एक भाषण दिया जिसमें उसके अनुसार अपने और सिखों पर हुए अत्याचार की उसने बात की और सरेंडर कर दिया। फिर क्या हुआ? भीड़ ने उसे छुड़वाने का प्रयास किया। तलवारें, तमंचे वाली भीड़ जो थी उसने पुलिस पर गोलियां चला दी। कुल 11 लोग मारे गए थे। यह एक घटना थी। ऐसे ही मैनरिज्म के साथ अमृतपाल पुलिस चौकी में भीड़ ले आया था।
दूसरा कांड देखिए, अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्रों में हथियार इकट्ठे कर रहा था, ऐसा इंटेलिजेंस का कहना है। भिंडरान वाले गुरुद्वारों में असला इकट्ठा कर रहा था। SATP की इस रिपोर्ट के अनुसार अकाल तख्त में हथियारों का जखीरा बनाया जा चुका था। लंगर का सामान लाने वाले ट्रकों में हथियार छुपा कर लाए जा रहे थे। ये कहीं सुनी बात नहीं है। पुलिस ने एक ट्रक हथियारों से भरा पकड़ा भी था। गुरुद्वारे के भीतर हैंड ग्रेनेड्स बनाने की एक फैक्ट्री तक लगाई जा चुकी थी। यहां तक कि स्टन गन्स का सर्विस सेंटर भी था। Which have the Chinese markings all over the place, and we feel that these must have been from. Colonel Fernandez, you have a rare assortment of captured weapons here. Would you like to describe some of this for us? Yeah, I'd like to tell you we've captured all types of weapons, starting off from automatics, semi-automatics, single shots, weapons, sort of assorted weapons, which were of foreign origin, or weapons which were held by our neighboring countries. अमृतपाल ये कार्य नशा मुक्ति केंद्रों में करता बताया गया है। बाकी अमृतपाल मानव बम तैयार कर रहा था। भिंडरान वाले ने क्या ऐसा कुछ किया था? ये बयान देखिए भिंडरान वाले के। हर सिख लड़का कम से कम 200 ग्रेनेड्स अपने साथ रखे। हर गांव में 3 लड़कों की टीम बने जिनके पास मोटरसाइकिल्स हों, रिवॉल्वर्स हों। अपने दरबारों में बंदा खुलेआम पूछा करता था कि जो अतिवादी बनना चाहता है हाथ खड़ा करे, बाकी बकरी की तरह मुंडी झुकाकर बैठ सकते हैं। कितनी हरकतें और कांड मिलाएंगे आप। पगड़ी बांधने का स्टाइल तक वही रखा इस सस्ते भिंडरान वाले ने। 10 साल से बंदा दुबई में रह रहा था। उसके भगोड़ा होने की सूचना के बाद अमेरिका, कनाडा में भारतीय दूतावासों पर आक्रमण हो रहे हैं खालिस्तानियों के द्वारा। क्या कारण है इसके? क्यों अमृतपाल विदेशी धरती पर खालिस्तानी बना? क्यों बाहर इतने खालिस्तानी भरे पड़े हैं? कारण अचंभित करने वाला है। अमृतपाल पुलिस के अनुसार भाग निकला। मेरे विचार से अमृतपाल आपको कभी अब दिखाई नहीं देगा। उसकी मृत्यु उससे दूसरा शहीद बना देती। पुलिस ने उसे भगोड़ा बना दिया और भगोड़े के फॉलोअर्स नहीं रहते। यदि अमृतपाल को पुलिस द्वारा समाप्त करके भगोड़ा बना दिया गया है तो एक मास्टर स्ट्रोक मैं मानता हूं। यदि वो सही में भाग निकला है तो पुलिस की नाकामी। मुख्य प्रश्न, विदेश में ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने गया ये बंदा सेपरेटिस्ट कैसे बन गया? क्या है बाहर ऐसा? आए दिन अमेरिका, कनाडा में खालिस्तानी रैली निकालते हैं। जगह जगह खालिस्तान रेफरेंडम वोटिंग हो रही है। कनाडा में लगभग 8 लाख सिख हैं और 1 लाख लोग आए थे ऐसी वोटिंग में पिछले साल। सब तो नहीं, पर एक अच्छी संख्या में खालिस्तान सपोर्टर्स हैं अमेरिका में, कनाडा में। पर क्यों? ये जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि सिख इन देशों में पहुंचे कैसे। कनाडा के उदाहरण से समझते हैं। आज कनाडा में 8 लाख सिख हैं लगभग, जो टोटल पॉपुलेशन का 2% हैं। 1897 में पहला सिख कनाडा में सेटल हुआ, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मेजर था। आरंभ में कुछ सिख पढ़ने या काम करने भी आए, पर यह संख्या बेहद कम थी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में सिख रेजिमेंट का प्रयोग किया गया ब्रिटेन के द्वारा, और इन युद्धों के बाद सिखों के लिए कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों ने इमिग्रेशन खोल दिया। कुछ मात्रा में सिख सेटल हो गए वहां पर क्या ये खालिस्तानी थे? जी नहीं। अब थोड़ा आंकड़े देखते हैं। 1901 में केवल 95 सिख थे कनाडा में। 1951 यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगभग 2000, यानी ना के बराबर। कब बढ़ने लगे ये? 1961 में 5000 और 1971 में 35000। यहां आपको जंप दिखता है। क्यों? क्योंकि 1960 में चरण सिंह पंछी ने सिख होम रूल यानी सिखों का अपना देश हो ये मांग आरंभ कर दी विदेशों से, और 1971 में जगजीत सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एड निकालकर खालिस्तान की ही घोषणा कर डाली। 1971 से 1991 तक ये संख्या 1.5 लाख पहुंच गई। बड़ा जंप 1981 से 1991 में आया, जब पंजाब का माहौल सबसे खराब था। कौन थे लोग जो बाहर भाग रहे थे? इंटरनेशनल जर्नल्स की इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के अलगाववादी आंदोलन के कारण कनाडा जैसे देशों में शरणार्थियों की भीड़ लगने लगी थी। पंजाब से एक बड़ी संख्या में ऐसे युवक जो अतिवादी गुटों या आतंकी गतिविधि में लिप्त थे, वो किसी प्रकार विदेश भागकर निकल गए और रिफ्यूजी स्टेटस प्राप्त कर लिया। ये देश ऐसे एलिमेंट्स के लिए आदर्श जगह बनने लगे और हर अतिवादी संगठन ने अपना ऑफिस कनाडा में, अमेरिका में खोल लिया। इस समय माइग्रेंट्स वो लोग भी थे जो पुलिस और आतंक दोनों के सताए हुए थे, पर वेस्ट ने सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को अच्छी संख्या में शरण दी। आज जो अलगाववादी आपको विदेशी धरती पर दिखते हैं, वो 70, 80 और अर्ली 90s के दशक में शरणार्थी के रूप में विदेश पहुंचे आतंक में लिप्त जो लोग थे, उनकी सेकंड जनरेशन है।
जो झूठ के मध्य पैदा हुई और वही फॉलो कर रही है। यह कारण है कि आपको बाहरी देशों में खालिस्तान के नारे अधिक सुनाई देते हैं। कुछ अन्य लोग भी इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बड़ा प्रश्न, क्यों शरण दी पश्चिम देशों ने इन्हें? कारण समझना सरल है। अमेरिका और चीन के मध्य शीत युद्ध था। भारत 1971 के बाद रूस का समर्थन करने लगा था, क्योंकि अमेरिका ने 1971 युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन कर दिया था। 1971 में ही पहली बार खालिस्तान एक अलग देश घोषित किया गया, जगजीत सिंह चौहान के द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऐड देकर। पंजाब में आतंक फैलाने वाली सबसे बड़ी संस्था थी बब्बर खालसा। कहाँ बनी थी ये? 1981 में कनाडा में तलविंदर सिंह परमार द्वारा। हेडक्वार्टर वैंकूवर में था। भारत सरकार ने परमार को हैंडओवर करने को भी कहा था कनाडा से, उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया था। दूसरी ओर पाकिस्तान को बड़े फंड्स दिए जा रहे थे आईएसआई के द्वारा, क्योंकि अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था। यूएस मुजाहिदों को हथियार दे रहा था रूस के विरुद्ध, और पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट था। मुजाहिदों तक हथियार और धन पाकिस्तान के माध्यम से जाता था। और पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ के एक इंटरव्यू की ही यदि मान ले हम, तो इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में भारत में खालिस्तानी प्रयोगशाला के लिए भी इन हथियारों का किया जा रहा था। तो इस प्रकार पश्चिमी धरती, धन और हथियारों का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया गया। इसी कारण से पश्चिम ने अधिकांश गलत हरकतों में लिप्त लोगों को शरणार्थी की तरह शरण दी, और इसी कारण आज उन क्रिमिनल शरणार्थियों की दूसरी पीढ़ी खालिस्तान का झंडा लिए आपको दिखाई देती है। परंतु ये बस ऐसे ही नहीं हो गया। एक समय काल में अमेरिका, कनाडा के गुरुद्वारों पर भी कब्जा कर लिया गया खालिस्तानी विचारों द्वारा। आज वही विचार मुख्य धारा बन रहे हैं और अमृतपाल जैसे लोग चपेट में आ रहे हैं। अमृतपाल अकेला नहीं, ऐसे अनेक हैं, ब्रेन वॉश्ड विद लाइव्स। परंतु भारत या पंजाब के बच्चे इन लफंडरों की चपेट में कैसे आ जाते हैं? उत्तर भिंडरान वाले काल से हमें मिलता है। 1991 में एक कॉन्फिडेंशियल सर्वे किया गया 205 हार्डकोर खालिस्तानी आतंकियों की सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल पर। इसमें यह निकल कर आया कि मैक्सिमम सरल पैसे के लालच में और उग्रवादी होने के रौब के चक्कर में खालिस्तान मुहिम से जुड़ गए थे। इन्हें बहुत पैसा मिला, यहाँ तक कि जो छोटे मोटे रैंक वाले थे उनके घर में भी बहुत चांदी कूटी गई, ऐसा रिपोर्ट बताती है। इन लोगों के परिवार का मुखिया गांवों में रिस्पेक्ट पाने लगा था और लोगों के डिस्प्यूट तक में सुनवाई करने लगा था। ब्रेन वॉशिंग ऐसी थी कि कोई आतंकी मर भी गया तो गांव में उसके परिवार को शहीदी परिवार का दर्जा मिल रहा था उस समय। कुछ समय पहले एक और सर्वे हुआ जिसमें निकल कर आया कि खालिस्तान से जुड़ने का मेन रीजन रिलीजन या आइडियोलॉजी नहीं था। बहुत से लोगों ने आउट ऑफ फन या शौकिया तौर पे ये सब किया था। रॉब के लिए मोटरसाइकिल और AK-47 मिलती थी, बादाम खाने को मिलते थे। पैसे के लिए हो या रॉब के लिए, ये काम एक बेरोजगार ही करता है। आज क्या स्थिति है? इस रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष पंजाब का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और यही सबसे बड़ा अस्त्र है अमृतपाल जैसे लोगों का, क्योंकि विदेश में बैठे बंदरों से लड़ भी लें, घर में यदि अपने ही ब्रेन वॉश होने लगे तो क्या करोगे? आशा है कि टॉपिक क्लियर हुआ होगा। क्यों है इतना खालिस्तान समर्थन विदेश में? क्यों आगे भी अमृतपाल बन सकते हैं? यदि ऐसी स्थितियां बनने से रोकना है तो सही सूचना को साझा करें इसी सेकंड ये वीडियो शेयर करके। सब्सक्राइब करिए चैनल को, नहीं तो पेपर में नकल मारते हुए पकड़े जाओगे। काम को सपोर्ट करिए patreon.com पर, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।